सीधे आपको कानपुर लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आपको सुनवाते हैं। चीफ टेक्नोलॉजी अफसर टीसीएस डॉक्टर हैरिक विन जी, डिप्टी डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर ब्रजभूषण जी, आज के इस समन्वय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उपस्थित कानपुर के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आईआईटी कानपुर के हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, इंडस्ट्री के हमारे डेलीगेट्स और आईआईटी कानपुर के हमारे सभी युवा, ऊर्जा से भरपूर छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, आईआईटी कानपुर को समन्वय के इस विजन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह महत्वपूर्ण विषय जिसे लेकर के आज यहां पर यह समन्वय, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ सकती है और खास तौर पर आज के उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जो दुनिया की आवश्यकता है, समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और एक कॉमन मैन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इन तीन महत्वपूर्ण पिलर्स को लेकर के यहां पर अलग अलग टेक्निकल सेशन चलेंगे और उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों को लेकर के आज एक सामान्य नागरिक, समाज, देश और दुनिया जिनके बारे में चिंतित भी है और जिनसे लाभान्वित होकर के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के पहले हमें कुछ बिंदुओं पर जरूर दृष्टि डालनी चाहिए। हम लोग जब भारत की बात करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि क्या भारत ये कर सकता है। मुझे लगता है कि यहां पे जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं यहां पर, वे सब इस बात को देखते होंगे, जानते होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 17वीं सदी तक भारत का जो हिस्सा था वह नंबर 1 पर था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज से 300 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वह 25% था। एक सदी के बाद भारत नंबर 2 पर आया, चीन नंबर 1 पर आ गया था। लेकिन पिछले 150-200 वर्षों के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ कि भारत लगातार नीचे आया। 1947 आते आते भारत का जो कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में वह मात्र 2% तक रह गया था।
पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत जो आज फिर से दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था के बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो समय होगा उसमें इन सब का योगदान होना है। और वह समय हमारे लिए होगा विकसित भारत का। विकसित भारत के बारे में जो बातें प्रधानमंत्री जी ने रखी हैं, विकसित भारत केवल विकसित भारत नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत भी होगा। आत्मनिर्भरता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, क्या कृषि का क्षेत्र हो, क्या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, क्या जीवन की उन सभी आवश्यकताओं की दृष्टि से जिसको लेकर के आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को कैसे कार्य करना है, इस पर अवश्य हमें विचार करना होगा। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत ने इससे पहले ये सब करके दिखाया है। आज जब मैं आईआईटी कानपुर में आया हूं, आईआईटी कानपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और पिछले लगभग 6 दशक में आईआईटी कानपुर ने देश के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। अभी मैं पिछले सप्ताह नोएडा के एक सेंटर में गया था। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन केंद्र बना है और मुझे वहां पर आईआईटी कानपुर की भी कुछ फैकल्टी मिली थी। मैंने देखा वहां पर कि नए भारत की सामरिक चुनौतियों का मुकाबला कैसे हमारा युवा कर रहा है और कैसे आईआईटी कानपुर उसमें योगदान देकर के उन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर या अन्य समय में हम लोग या देश झेलता है। हमारे मन में सबसे पहले यह भाव आना चाहिए कि हम कर सकते हैं। याद करिए, दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी भारत ने दिए हैं। अभी मैं यहां पर आने के पहले मैंने एक एरियल सर्वे किया। यहां के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिडटेक का जो एक सेंटर बन रहा है, मैं देख रहा था वहां पे काफी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और मैं मानता हूं कि अगले वर्ष कानपुर उत्तर प्रदेश वासियों को एक नया मिडटेक का सेंटर उपलब्ध करवा देगा। मैं इस बात को उस समय भी इस बात को अनुभव कर रहा था कि ये चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी। याद रखना, आज का समय प्रतिस्पर्धा का है। हम अगर पीछे छूट गए तो पीछे वाले की गिनती बहुत कम हो पाती है। जो पहले नंबर पर है उसके बारे में लोग मानते हैं, उसी को लोग सोचते हैं। दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला का एक उदाहरण आपके सामने में रखना चाहूंगा। तक्षशिला प्रभु श्री राम के अनुज भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष के नाम पर उस सिटी का नाम बना
और उस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है वहां। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसने भारत को सुश्रुत और चरक जैसे आयुर्विज्ञान से जुड़े हुए, आयुर्वेद से जुड़े हुए विद्वान दिए थे। वहां पर अपना अध्ययन करने के लिए जीवक नाम का एक वैद्य भी गया था। वो वैदिकी की शिक्षा लेने के लिए वहां गए थे। काफी दिनों तक वहां रहे। अध्ययन पूरा करने के बाद वह अपने आचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत दिन यहां रह चुका हूं, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। क्या मैं अपने क्षेत्र में वापस जाकर के, अपने देश में वापस जाकर के इस क्षेत्र में अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित कर सकता हूं? तो आचार्य ने उन्हें कहा कि भाई मैं परमिशन एक शर्त के साथ दूंगा कि जाइए, इस सामने वन है, इस वन में उस वनस्पति को ढूंढ के लाओ जिसमें औषधीय गुण न हो। तो निकलते हैं, जीवक निकलते हैं और निकल करके वो 15 दिनों तक उन्होंने पूरे वन की खाक छानी, एक एक जगह देखते गए और उन्होंने अंत में आकर के अपने आचार्य से कहा कि नहीं, कोई ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, और इस वन में कोई भी ऐसी वनस्पति मुझे नहीं मिली। आचार्य ने उन्हें कहा कि आप पारंगत हैं और जाइए, आगे का मार्ग आपका प्रशस्त हो। यह महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि भारतीय मनीषा ने इस बात को कहा है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की क्षमता न हो। आखिर कोई मंत्र बना होगा तो अक्षरों के संयोजन से ही बना होगा ना। और कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधि बनने की सामर्थ्य न हो, और मनुष्य कोई ऐसा नहीं जिसमें योग्यता न हो। अगर ये सब, अगर मनुष्य अयोग्य है, अगर वनस्पति औषधि के योग्य नहीं है, अगर अक्षर मंत्र बनने के योग्य नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि कोई योजक नहीं है, जोड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि आईआईटी जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं, और ये समन्वय का कार्यक्रम उस योजक के रूप में एक नई कड़ी की, एक नई भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज यहां पर आयोजित है। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर हम इस बात को देखते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारी अकादमिक संस्थाएं अपने आप में एक टापू बन गई। और हम लोग भी 2017 में हमारी सरकार बनी, पहले 3 वर्ष तक हम लोग भी बहुत ज्यादा संस्थाओं से बहुत हम लोगों का कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब 2020 में कोविड ने अपनी दस्तक दी, तब हम लोगों की भी आंखें खुली कि भाई हमें कुछ इसमें देखना चाहिए। और तब आईआईटी कानपुर के साथ हमारे फिर बेहतरीन संबंध बने। क्योंकि लोग बोलते होंगे कि कोविड का आईआईटी कानपुर से क्या संबंध है। तो प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी के द्वारा जब अपने मैथमेटिकल डायग्राम उनके द्वारा कोविड के दिए जाते थे,
हम लोग इन सभी डायग्राम को स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनता था और हम लोग उन सबको जगह जगह भेजते थे। पीएमओ में भी जाता था, अन्य जगह जाता था। तो पीएम साहब ने पूछा मुझसे, प्रोफेसर मनिंदर कुराल, मैंने कहा हाँ, आईआईटी कानपुर से। अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा होने लग गई। हमें लगा कि आईआईटी कानपुर जो आकलन कर रहा है, परिणाम उसके नजदीक हैं या उसी के अनुरूप हैं, और कोविड को नियंत्रित करने के लिए हमारी जो टीम काम कर रही थी उसको बड़ी मदद मिलती थी उससे। फिर हमने इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाया और आज खैर, यद्यपि हमें यहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी आईआईटी कानपुर सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और मेट्रिक का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका बन रहा है उसमें भी हम लोग इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को जोड़े हैं कि राज्य सरकार भी उसमें सहयोग कर सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत कुछ योगदान दे सकता है। देश की आबादी का 17 से 18% आबादी जिस राज्य में निवास कर रही हो, और राज्य हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकता, उसे इस दिशा में प्रयास करना ही होगा। और फिर हम लोगों ने जब इस क्षमता को देखा है, आज मुझे अच्छा लगा कि समन्वय का एक कार्यक्रम आईआईटी कानपुर और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच में या उनके प्रतिनिधियों के बीच में आज यहां पर आयोजित हो रहा है। मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विजन जरूर होगा, वो कुछ तो सोचता होगा। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग उसमें कुछ कदम आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग उसको पूरी तरह लागू करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। याद रखना, मन के भी जो चेतना है हमारी, उसकी भी 3 गति होती है। एक है जो केवल चेतन अवस्था में रहता है, हम चेतन स्थिति में हैं, हमने सोचा। हर व्यक्ति सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। व्यक्ति के जो विचार आते हैं उसके चेतन मन के भी हो सकते हैं और उसकी उस दूसरी अवस्था के भी हो सकते हैं, जिसे आप अवचेतन मन कह सकते हैं। लेकिन एक मन वह भी है जिसका उपयोग मनुष्य नहीं कर पाता है, बहुत बिरला ही उसका उपयोग कर पाता है, और वह है अचेतन मन। बहुत बड़ा मस्तिष्क का आपका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, और जिसको धीरे धीरे करके आज उसके कुछ पार्ट को आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, जिसके बारे में भी हम लोग स्वयं जिसके बारे में कार्य नहीं करने देना चाहते। मन को बहुत दबाव डालने में हम लोग घबराते हैं, तो उसका उपयोग वहां से हो रहा है। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए है, मनुष्य टेक्नोलॉजी के लिए उस हद तक नहीं है कि वो हमें हाँकने लग जाए, हमारे द्वारा चालित हो, हम उसको चलाएं मानवता के हित में, अपने देश के हित में। और उस दिशा में प्रयास अगर हमारे होंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। मुझे याद आता है, मैं जिस परंपरा से आता हूं, हमारे महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया है, यानी जो कुछ भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके शरीर में है। उसको ढूंढने की आवश्यकता है, उसको देखो। तो हमारा शास्त्र भी कहता है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी सब कुछ है आपके पास, बस उस दिशा में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आईआईटी कानपुर इसलिए भी क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर तो आईआईटी कानपुर ने दिया था, और इसीलिए जब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आई
तो मैंने सबसे पहले आईआईटी के डायरेक्टर को फोन किया। मैंने कहा एक पत्र मुझे तत्काल बना के भेजे, इसको तत्काल हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आईआईटी कानपुर कार्य कर रहा है। याद रखना, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यह आईआईटी है। आप लोग यहां पर साइंस में भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, सब में काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का कर्माकर थ्योरी भारत की ही एक गणितज्ञ ने दी है। और मुझे लगता है कि कर्माकर इस समय काफी बड़ी उम्र के हो चुके हैं। कानपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप।